हेलो फ्रेंड, नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू मैरिज एक्ट के चैप्टर सेकेंड से डील करता है। और इसमें जो बताया गया है कि जो वैलिड कंडीशन है हिंदू मैरिज एक्ट के, वो कौन कौन से हैं। So according to the section 5 of the Hindu Marriage Act, which describe about the condition of Hindu marriage, that a marriage may be solemnized between any two Hindus if the following condition are fulfilled. कहता है कि अगर दो हिंदुओं में विवाह हो रही है तो वो जो विवाह होगा अगर इन फॉलोइंग कंडीशन को फुलफिल करेगा तब भी उसे सोलेमनाइज माना जाएगा, अदरवाइज उसे ये माना जाएगा कि वो वैलिड मैरिज नहीं है। तो वो कौन कौन से कंडीशन है अब देखते हैं। पहला कंडीशन कह रहा है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। इट मींस यह हो रहा होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो कोई भी किसी दोनों में से किसी भी पार्टी का मैरिज के समय स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए, यानी ऑलरेडी कोई दूसरा मैरिज एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी कोई दूसरा मैरिज एग्जिस्ट हो रहा है तो उस स्थिति में ये मैरिज जो होगा वो वाइड होगा। तो इसलिए कहता है फर्स्ट शर्त में, फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि शादी के समय दोनों पार्टी में से किसी भी पार्टी का स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए। स्पाउस लिविंग इट मींस उसके किसी का भी हस्बैंड और वाइफ नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखते हैं, एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। यानी कहता है दूसरा कंडीशन में कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी एक वैलिड कंसेंट देने में इनकेपेबल नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पार्टीज वैलिड कंसेंट देने के लायक होना चाहिए। और इसमें यह कहता है कि जो इनकेपेबल ऑफ वैलिड कंसेंट अगर इनकेपेबल वैलिड कंसेंट है तो इसका मेन कारण होगा कि वो अनसाउंड ऑफ माइंड है, यानी जो व्यक्ति है दोनों में से कोई भी उसे पहला तो वैलिड कंसेंट देने के लायक होना चाहिए और दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए। यानी ना वैलिड कंसेंट देने के लायक, अगर वो लायक नहीं है, अगर अनसाउंड माइंड है तो वो मैरिज को क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। दूसरी चीज देखते हैं, thou capable of giving a valid consent but has been suffering from the mental disorder of such kind or of such an extent as to be unfit for marriage and procreation of children। यानी दूसरा कहता है कि अगर मान भी लेते हैं कि अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लायक है, लेकिन अगर वो मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग कर रहा है और इस मेंटल डिसऑर्डर का लेवल इतना ऊंचा है, इन मेंटल डिसऑर्डर का सफरिंग जो कर रहा है उसका लेवल इतना है कि वो मैरिज के लिए भी अनफिट है और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी अनफिट है, तब इस मैरिज को माना जाएगा वो मैरिज वैलिड मैरिज नहीं है। क्योंकि एक मैरिज जब भी हो रहा है तो उसे किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से सफरिंग नहीं होना चाहिए और वो फिट फॉर मैरिज भी होनी चाहिए और फिट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन भी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी, यानी दोनों में से किसी भी पार्टी को इंसैनिटी, रिकरेंट ऑफ इंसैनिटी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उनका पागलपन का दौरा उनको नहीं होना चाहिए, किसी का भी। दोनों में से कोई भी पार्टीज है, अगर उन्हें पागलपन का दौरा आता है तो ये माना जाएगा यही कि अनफिट फॉर मैरिज है। तो जब अनफिट फॉर मैरिज है तो मैरिज वाइड होगा। अगला कहता है, तीसरा कंडीशन कहता है
the bridegroom has completed the age of 21 year and the bride at the age of 18 year at the time of marriage। यानी जब तो शादी हो रहा है तो शादी के समय जो वर होगा उसका जो एज होना चाहिए वो 21 इयर्स होना चाहिए और जो वधू है उसका एज जो होना चाहिए वो 18 इयर्स होना चाहिए। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन है। उसके बाद फोर्थ कहता है द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। यानी जो पार्टीज हैं पार्टीज को डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। यानी जब मैरिज हो रही है तो ये देखा जाएगा कि दोनों पार्टीज हैं तो क्या वो दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तो नहीं आते हैं। अगर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं तो क्या मैरिज नहीं होगा। एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भी शादी हो सकती है अगर उनकी कस्टम उन्हें अलाउ करता है तब। और पांचवा क्या कहता है, पांचवा कहता है द पार्टीज आर नॉट स्पिंडार्स ऑफ ईच अदर। यानी जो पार्टीज हैं जो मैरिज में है और जो जिन पार्टीज की शादी हो रही है उन पार्टीज को एक दूसरे के स्पिंडार्स नहीं होना चाहिए। तो क्या है स्पिंडार्स, इसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे। और क्या अगर स्पिंडार्स हैं तो उनकी शादी नहीं होगी, हो सकती है। इसमें भी एक कंडीशन दिया गया है कि अगर वो जो पार्टीज हैं अगर उनकी कस्टम जो अगर उन्हें अलाउ करती है तब उनकी शादी हो सकती है। अब इनके तीन के एसेंशियल केस लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट केस लॉ है। पहला कहता है रमेश चंद्र राम प्रताप दगा वर्सेस रमेश्वरी दगा। इसमें क्या था, इस केस में यह बताया गया था कि इस केस में रमेश्वर चंद्र दगा राम प्रताप जो दगा था उसने अपने पहले मैरिज में बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स का सेकेंड मैरिज को किया था। तो क्वेश्चन यही था कि क्या ये जो सेकेंड मैरिज हुआ है ये सेकेंड मैरिज वाइड है या वैलिड है। तो इसमें यही आया निष्कर्ष, इसमें यही ऐड किया गया कि जो सेकेंड मैरिज किया गया है राम प्रताप दगा के द्वारा वो मैरिज वाइड है। क्योंकि बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स के अगर फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट में है और उसे डिग्री ऑफ डाइवोर्स नहीं हुआ है तब यही माना जाएगा कि जो सेकेंड मैरिज के समय फर्स्ट मैरिज जो था वो एग्जिस्ट में था। तो जब सेकेंड मैरिज के समय फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट में था तो फर्स्ट मैरिज वैलिड मैरिज और सेकेंड मैरिज वाइड मैरिज। तो यही कहता है कि इस केस में जो सेकेंड मैरिज होगा वो वाइड मैरिज होगा। अगर बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स फर्स्ट मैरिज के बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स का मैरिज होती है तो वो सेकेंड मैरिज क्या होगी, वाइड। अब कहता है कि सरला मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरला मुद्दल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था, इसमें दो तीन क्वेश्चन पूछा गया था, पुट किया गया था। पहला, वेदर ए हिंदू हस्बैंड मैरिड अंडर द हिंदू लॉ कुड सॉलनाइज सेकंड मैरिज बाय द कन्वर्टिंग टू इस्लाम, एंड सेकंड इज वेदर द सेकंड मैरिज इज वाइड एंड हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ बाइगेमी। तो इसमें क्वेश्चन दो था। क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म के अनुसार अपनी पहली शादी करता है तो क्या दूसरी शादी मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होकर कर सकता है। तो और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि अगर ये मैरिज जो है ये वाइड है, अगर वाइड है तो जो हस्बैंड होगा वो बाइगेमी का गिल्टी होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हेल्ड यही किया गया था कोर्ट के द्वारा कि इस केस में यह माना जाएगा कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर पहली शादी हुई है तो डिग्री ऑफ डाइवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही होना चाहिए। और अगर आप सेकेंड मैरिज करते हैं तो सेकेंड मैरिज के समय अगर फर्स्ट मैरिज इन एग्जिस्ट में है और बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स के आप बिना डिग्री ऑफ डाइवोर्स के चाहे आप इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाइए या क्रिश्चियन में परिवर्तित हो जाइए, अगर फर्स्ट मैरिज में डिग्री ऑफ डाइवोर्स नहीं मिला है और फर्स्ट मैरिज जो है एग्जिस्ट में है तो सेकेंड मैरिज जो होगा वो वाइड होगा। तो जब सेकेंड मैरिज वाइड होगा तो हस्बैंड जो होगा वो बाइगेमी का क्या होगा, गिल्टी होगा।
तो इस सेक्शन में इसे सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत इसे क्या किया जाएगा, पेनाल्टी दी जाएगी। जो भी उसकी पनिशमेंट की जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी प्रोविजन है, वो उन्हें दिया जाएगा। तीसरा कहता है कि पिनीति वर्सेस स्टेट। पिनीति वर्सेस स्टेट में ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 5 के सबसेक्शन 3 को फुलफिल नहीं करते हैं, यानी अगर उनकी जो शादी होती है वो बिफोर अटेनिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ द सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 प्रोविजन, अगर वो 21 साल और 18 इयर्स से पहले अगर उनकी शादी हो जाती है तो क्या ये मैरिज वॉइड होगा? तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये जो मैरिज है, मैरिज तो लीगल होगा, लेकिन इसमें जो वाइफ है उसको एक प्रोविजन दिया गया था, एक अदर कंडीशन दिया गया था कि अगर उसकी शादी 15 साल से पहले हुआ है तो वो अपने शादी को 18 साल अटेम्प्ट करने से पहले खारिज करा सकती है। और दूसरा इसमें बताया गया था कि अगर इस तरह के मैरिज को जिसने सॉलनाइज कराया, उसके जो पेरेंट्स हैं, अगर उसके पेरेंट्स ने इस तरह के मैरिज को सॉलनाइज करवाया है तो उस स्थिति में उसके पेरेंट्स जो होंगे, जो पार्टीज के पेरेंट्स होंगे, वो सेक्शन 18 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में फॉल कर जाएंगे और फॉल करने के बाद उनकी जो पनिशमेंट होगी वो उसी सेक्शन के अंतर्गत दी जाएगी। तो ये था सेक्शन 5 का टोटल प्रोविजन और टोटल केस लॉ। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और